Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is high yield points of pharmacology. आज की इस वीडियो के अंदर फार्माकोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं जो रिलेटिवली एग्जाम के लिए एससीक्यूज में भी आते हैं और एमसीक्यूज में भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है हेमरेजिक सिस्टाइटिस। जब आप हेमरेजिक सिस्टाइटिस का वर्ड सुनते हो या पढ़ते हो तो आपके जहन में ये आता है कि कोई ऐसा एजेंट है जो कि यूरिनरी ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन करवा रहा है और ये साइक्लोफॉस्फामाइड करवाती है। कभी कभार साइक्लोफॉस्फामाइड के अलावा इफॉस्फामाइड है जो उसका मेटाबोलाइट होती है, वो भी हेमरेजिक सिस्टाइटिस करवा देता है। तो असल में कहानी स्टार्ट कहाँ से होती है? जो नाइट्रोजन मस्टर्ड बेस्ड कीमोथेरापेटिक एजेंट है लाइक साइक्लोफॉस्फामाइड और इफॉस्फामाइड, ये ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन जब इनका किडनी से मेटाबॉलिज्म होता है तब इस केस में एक्रोलिन प्रोड्यूस होता है, और जब एक्रोलिन प्रोड्यूस होता है तब ये यूरिन के अंदर एक्सक्रीटेड होता है। जब यूरिन के अंदर एक्सक्रीटेड होता है तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जब ये एकोमुलेट होगा तो ये यूरो एपिथेलियल सेल के लिए काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होता है। जब ये यूरो एपिथेलियल सेल के लिए काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होगा तो वहाँ पे इनको डैमेज कर देगा, स्पेसिफिकली ब्लैडर की ट्रांजिशनल एपिथेलियम को। जब वो डैमेज हो जाएगा तो हेमरेजिक सिस्टाइटिस देखने को मिल सकता है। ओके, और इसकी निशानियाँ ये है कि हिमैचुरिया होता है, सुप्रा प्यूबिक टेंडरनेस होती है क्योंकि इसी जगह के ऊपर ब्लैडर लोकेटेड होता है। तो रट्टा मार लो कि हेमरेजिक सिस्टाइटिस नाइट्रोजन मस्टर्ड बेस कीमोथेरापेटिक एजेंट लाइक साइक्लोफॉस्फामाइड है और इफॉस्फामाइड है, इसकी वजह से होता है। ओके, और मेन वजह क्या है? एक्रोलिन की फॉर्मेशन है। इसको ट्रीट करने के लिए हेमरेजिक सिस्टाइटिस के टॉक्सिसिटी को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? हम तीन चीज़ों को करना चाहिए। पहला ये है कि हाइड्रेशन को बढ़ा देते हैं, सलाइन का यूज़ बढ़ा देते हैं। दूसरा, रेस्क्यू थेरापी परफॉर्म कराते हैं लाइक मेसना। ओके, मेसना क्या है? मार्केप्टो एथेनॉल सल्फोनेट है, ठीक है। तो ये सल्फाइड्राइल कंपाउंड होता है। ये करता क्या है? ये एक्रोलिन के साथ बाइंड करने के बाद उसको इनएक्टिवेट कर देगा। जब ये एक्रोलिन को डिटॉक्सिफाई कर देगा तो एक्रोलिन यूरो एपिथेलियल सेल को डैमेज नहीं कर सकेगी। ओके, तीसरा है ब्लैडर की इरिगेशन। इन तीनों की वजह से हम साइक्लोफॉस्फामाइड और इफॉस्फामाइड की हेमरेजिक सिस्टाइटिस टॉक्सिसिटी को कम कर सकते हैं। इसके बाद है एंथ्रासाइक्लिन। एंथ्रासाइक्लिन के अंदर डॉक्सोरोबाइसिन है। उसकी टॉक्सिटी ये होती है कि ये हार्ट को डैमेज कर देती है, हार्ट के कंडक्टिव सिस्टम को। कार्डियोटॉक्सिटी को मिनिमाइज करने के लिए हम जो रेस्क्यू थेरापी परफॉर्म करेंगे उसका नाम है आयरन चिलेटिंग थेरापी। आयरन चिलेटिंग थेरापी के लिए हम डेक्सरोजैक्सिन यूज करते हैं जो कि आयरन चिलेटिंग एजेंट है, कार्डियोटॉक्सिटी को मिनिमाइज कर देगा। नेक्स्ट है फिल्ग्रास्टिम। फिल्ग्रास्टिम GCSF एनालॉग होता है। ये प्रोलिफरेशन को बढ़ा देता है और डिफ्रेंसिएशन को भी बढ़ा देता है। किसकी? ग्रैन्युलोसाइट की। फॉर एग्जांपल, अगर किसी पेशेंट ने कैंसर कीमोथेरापी करवाई है और इस केस में बोन मैरो सप्रेशन हो गई है तो न्यूट्रोपीनिया हो सकता है। जब न्यूट्रोपीनिया होगा तो उसको ट्रीट करने के लिए हम फिल्ग्रास्टिम देंगे जो GCSF एनालॉग होता है, प्रोलिफरेशन को डिफ्रेंसिएशन को बढ़ा देगा। नेक्स्ट है ल्यूकोवोरिन। ल्यूकोवोरिन वंस अगेन ये एक रेस्क्यू थेरापी में आता है। ल्यूकोवोरिन या जिसको सिंथेटिक फोलिनिक एसिड कहते हैं, तो ये रेस्क्यू थेरापी के तौर पर इस्तेमाल होता है इन द केस ऑफ मिथोट्रिक्सेट। ओके, ठीक हो गया। इसके अलावा ये 5-फ्लोरोयूरेसिल के साइटोटॉक्सिक एक्शन को भी बढ़ा देता है और वो कोलोरेक्टल कैंसर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब मिथोट्रिक्सेट डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट कर देती है। जब ये डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर है तो फोलिक एसिड की एक्टिव फॉर्म नहीं बन पाएगी, तो हमें सिंथेटिक फोलिक एसिड देना पड़ेगा, सबस्ट्रेट को बढ़ाना पड़ेगा। ओके, अब नेक्स्ट MCQ है ओडेनसेट्रॉन। जो ओडेनसेट्रॉन होती है सेरोटोनिन टाइप 3 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। ओके, तो ये कीमोथेरापी इंड्यूस नोजिया और वॉमिटिंग को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। एक है ड्रग एलोसेट्रॉन जो हम यूज़ करते थे किसके अंदर? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के अंदर। ओके, अब है एट्रोपिन की टॉक्सिटी। आपने एट्रोपिन की टॉक्सिटी सिर्फ 3 या 4 सुनी होगी, लेकिन यहाँ पर इस फ्लो चार्ट के अंदर मैं आपको 7 पॉइंट्स बताने वाला हूँ एट्रोपिन की टॉक्सिटी के। तो निमोनिक आपने सुना होगा, हॉट एज अ हेयर, ड्राई एज अ बोन, रेड एज अ बीट, ब्लाइंड एज अ बैट, मैड एज अ हिटर, फुल एज अ फ्लास्क, फास्ट एज अ फीडल। ओके, तो हॉट एज अ हेयर का मतलब क्या है? बॉडी टेम्परेचर का बढ़ जाना, तो उसको हॉट एज अ हेयर कहा हुआ है। वजह क्या होती है? ओके, हमारे बैकग्राउंड में अच्छा म्यूजिक चल रहा है स्वीट वाला। अच्छा, बॉडी टेम्परेचर का ज़्यादा होने को उसने कहा है हॉट एज अ हेयर। असल में होता है क्या? एट्रोपिन स्वेटिंग वाले मैकेनिज्म को ब्लॉक कर देती है, मस्कुलिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। स्वेटिंग नहीं हो पाएगी, जब स्वेटिंग नहीं हो पाएगी तो हीट लॉस भी कम से कम होगा। ओके, इसके बाद है ड्राई एज अ बोन। इसमें इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सिक्रेशन कम हो गई है म्यूकस मेम्ब्रेन की और स्वेट की। ओके, तो ये वजह क्या है? मैकेनिज्म क्या है? जो मस्कुलिनिक रिसेप्टर होती है, M3 होती है, इफेक्टर्स के ऊपर पड़े हुए होते हैं। तो एट्रोपिन ग्लैंडुलर सिक्रेशन को कम कर देती है, स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन को मिनिमाइज कर देती है, जिसकी वजह से सिक्रेशन कम हो जाएगी, ड्राई एज अ बोन वाली फीलिंग्स आएगी। रेड एज अ बीट, इसका मतलब है फ्लश्ड स्किन। मैकेनिज्म क्या होगा? ओके, तो जब स्वेटिंग का मैकेनिज्म खत्म हो गया तो हीट लॉस कम से कम होगा। जब हीट लॉस कम से कम होगा तो बॉडी के अंदर बॉडी हीट
ज़्यादा जमा होती रहेगी, बॉडी का टेम्परेचर कुछ ज़्यादा हो जाएगा। तो इस केस में सुपरफिशियल वेजोडाइलेशन देखने को मिलती है, क्यूटेनियस वेजोडाइलेशन देखने को मिलती है इन केस के हीट का ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की तरफ एक्सपोजर हो। नेक्स्ट है ब्लाइंड एज अ बैट, जिसका मतलब है साइक्लोप्लेजिया और मिलिट्रियसिस। ओके, तो जो एट्रोपिन होता है ये सिलेरी मसल और स्फिंक्टर प्यूपिलाई इन दोनों की पैरालिसिस करवा देगा, जिसकी वजह से ब्लाइंड एज अ बैट, जिसमें साइक्लोप्लेजिया और मिलिट्रियसिस है। मैड एज अ हीटर के अंदर अल्टर्ड मेंटल स्टेटस होगा, क्योंकि एट्रोपिन ब्लड ब्रेन बैरियर को परमिएट कर जाती है और सीएनएस के अंदर डिफरेंट टॉक्सिटी करवा देती है, लाइक कन्फ्यूजन है, एजिटेशन है, डिलीरियम है, ठीक है। फुल एज अ फ्लास्क, तो ये कॉन्स्टिपेशन और यूरिनरी रिटेंशन करवा देती है, क्योंकि ये एट्रोपिन मस्कुलिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगी। तो इंटेस्टिनल स्मूथ मसल और इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर ठीक हो गया, यानी इंटेस्टिनल स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन कम से कम हो जाएगी और इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर की रिलैक्सेशन भी कम से कम हो जाएगी। तो इन दोनों की वजह से फुल एज अ फ्लास्क हो जाएगा। इसके बाद है लास्ट वाला, फास्ट एज अ फीडल, टकीकार्डिया। ओके, क्योंकि ऐसे नोट के ऊपर ये वेगल टोन को इनहिबिट कर देती है। शुरू में एट्रोपिन ब्रेडिकार्डिया करवाना शुरू कर देती है, क्योंकि ये प्री सिनेप्टिक M3 रिसेप्टर को ब्लॉक करना शुरू कर देती है। नेक्स्ट 7th पॉइंट, एट्रोपिन को ब्रोंकोस्कोपी में क्यों यूज करते हैं। ओके, तो जो एट्रोपिन होती है ये रिस्पायरेटरी म्यूकस सिक्रेशन को कम कर देती है, दूसरी तरफ ब्रोंको डायलेशन करवा देती है, जिसकी वजह से ब्रोंकोस्कोपी से पहले एट्रोपिन देती है। ओके, अब है कोलिन एस्ट्रेस इनहिबिटर। अब कोलिन एस्ट्रेस इनहिबिटर दो कैटेगरी के यहाँ पे लिखे हुए हैं, टर्शियरी अमीन और क्वाटरनरी अमाइन। जो टर्शियरी अमाइन होते हैं ये फाइसोस्टिग्मीन है, जेलेंटामीन है, डोनिपेजिल है और रिवास्टिग्मीन है, जबकि क्वाटरनरी अमाइन के अंदर नियोस्टिग्मीन, पायरिडोस्टिग्मीन और एड्रोफोनियम है। जो क्वाटरनरी अमाइन होते हैं ये हाइड्रोफिलिक होती है, पोलराइज्ड होती है, लेकिन टर्शियरी अमाइन लिपोफिलिक होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। जो नॉन पोलर लिपोफिलिक होगा वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकेगा। जब वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा तो उसका सीएनएस और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों के ऊपर एक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन जो क्वाटरनरी अमाइन है ये सीएनएस को क्रॉस नहीं कर पाते, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेंगे, तो ये सिर्फ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तक रिस्ट्रिक्टेड हो गए। इसमें जो रिवास्टिग्मीन है, डोनिपेजिल है और जेलेंटामीन है ये अल्जाइमर डिजीज को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है सेडेशन एंड एजिटेशन। तो सेडेशन और एजिटेशन को ट्रीट करने के लिए हम डायज़ेपाम और हैलोपेरिडोल यूज़ करते हैं। जो डायज़ेपाम है ये लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडायज़ेपिन है, गाबा ए रिसेप्टर को स्टिमुलेट करवा देती है सीएनएस के अंदर। जो हैलोपेरिडोल है ये टिपिकल एंटीसाइकोटिक होती है, डोपामीन D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। सेडेशन और एजिटेशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है मॉर्फिन। जब मॉर्फिन को ओरली देते हैं तो ये इसकी एब्जॉर्प्शन के बाद लीवर के पास पहुंचेगा। तो जो मॉर्फिन करता क्या है, यानी लीवर इसको मेटाबोलाइज करता है, ग्लूकोरोनाइडेशन होती है, और जब मॉर्फिन की ग्लूकोरोनाइडेशन होती है तो मॉर्फिन 3 ग्लूकोरोनाइड और मॉर्फिन 6 ग्लूकोरोनाइड प्रोड्यूस होते हैं। कहते हैं कि मेटाबॉलिज्म की वजह से या तो ड्रग एक्टिवेट हो सकती है या ड्रग इनएक्टिवेट हो सकती है या ड्रग के ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। लेकिन जब मॉर्फिन का मेटाबॉलिज्म होता है, ग्लूकोरोनाइडेशन होती है, तब मॉर्फिन एक्टिव हो जाती है। इसके एक्टिव मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होते हैं, लाइक मॉर्फिन 3 ग्लूकोरोनाइड, मॉर्फिन 6 ग्लूकोरोनाइड। उनकी रीनल एलिमिनेशन होती है। लेकिन अगर रीनल फेलियर हो, रीनल डिसफंक्शन हो, तो इस केस में मेटाबोलाइट की एक्यूमुलेशन हो जाएगी। जब मेटाबोलाइट की एक्यूमुलेशन हो जाएगी तो आपको ओपियाइड की टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है, लाइक मियोसिस हो सकता है, पिन पॉइंट पीपल होते हैं, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन हो जाती है, जिसको देखने के लिए हम रिस्पायरेटरी रेट को मॉनिटर करते हैं। रिस्पायरेटरी रेट कम हो जाता है, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस हो जाती है, सीएनएस डिप्रेशन हो जाएगा एंड इट इज शोन बाय कोमा। ओके, तो अगर किसी बंदे का रीनल फेलियर है तो इस केस में हम फेंटेनाइल और हाइड्रोमॉर्फिन का यूज करते हैं, जिनका हिपैटिक क्लियरेंस होता है, रीनल क्लियरेंस नहीं होता। अगला एमसीक्यू है एफ के बारे में, जो कि बायो अवेलेबिलिटी है। ओके, अगर हम ड्रग को सबलिंगुअल, रेक्टल या इंट्रावेनस रूट से देंगे तो कोई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। ओके, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म गट की वाल के अंदर, पोर्टल ब्लड के अंदर और लीवर के अंदर होता है, और ड्रग 100% सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर आ जाती है। वैसे ये इंट्रावेनस के लिए ज़्यादा अच्छी तरीके से अप्लाई होता है। नेक्स्ट है इमिड्रियोन। इमिड्रियोन की वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा होती है, और कहती है कि जिसकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होती है तो उसकी हाफ लाइफ भी ज़्यादा होती है, उसके थेरापेटिक इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट भी ज़्यादा होते हैं जब उसको डिसकंटिन्यू करवा देते हैं। ओके, नेक्स्ट है सस्टेन्ड रिलीज प्रिपरेशन। जो सस्टेन्ड रिलीज प्रिपरेशन ऐसी प्रिपरेशन होती है जिनकी एब्जॉर्प्शन रिलेटिवली कम होती है, यानी ऐसी प्रिपरेशन होती है जो ड्रग के एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देती है। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? ओके, तो इसके एडवांटेजेस ये होते हैं कि पीक लेवल डैम्प हो जाएगा ड्रग की कंसेंट्रेशन का, जिसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। ओके, थेरापेटिक इफेक्ट का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा ड्यू टू प्रोलॉन्ग एब्जॉर्प्शन। और तीसरा, पेशेंट की कंप्लायंस इंप्रूव होगी, क्योंकि पेशेंट को ज़्यादा दवाई लेनी नहीं पड़ेगी, कम मिकदार में लेना पड़ेगा। ये ऐसी ड्रग के लिए यूजफुल होता है जिनकी हाफ लाइफ शॉर्ट होती है या थेरापेटिक विंडो नैरो होता है, क्योंकि जिन ड्रग की हाफ लाइफ शॉर्ट होगी, ओके,
और जिनका सस्टेन्ड रिलीज प्रिपरेशन होगा तो वो प्रोलॉन्ग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा विदाउट नीड फॉर मल्टीपल डोजिंग। ओके, आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ डोज को ज़्यादा बढ़ाना नहीं पड़ेगा। दूसरा, नैरो थेरापेटिक विंडो। जिनका नैरो थेरापेटिक विंडो होता है वो टॉक्सिक ड्रग होती है, उनकी सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा कम होती है, तो ये इफेक्टिव कंसंट्रेशन को मेंटेन करती है वाइल मिनिमाइजिंग एब्जॉर्प्शन पीक। जब पीक नहीं आएगी तो एडवर्स इफेक्ट भी नहीं आएगी। तो तकरीबन हमने 13 पॉइंट्स को कवर कर लिया है, फार्माकोलॉजी के काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।